हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो गाइस, इस वीडियो में यूपीएससी ईपीएफओ के लिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो आपसे पूछे जाएंगे उसकी क्लास में यहाँ पर लेने वाला हूँ। इस क्लास को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और इस क्लास को देखने से पहले आप एज्यूम कर लो कि बीइंग एन अकाउंट ऑफिसर या फिर एनफोर्समेंट ऑफिसर, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के तहत कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि आपसे एक्सपेक्ट किए जाते हैं। तो इनको फॉलो करना आपका काम होता है इस प्रोफाइल पर, और इन चीज़ों के एज्यूम करने के बाद ही अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो हैं आप उन्हें बेहतर तरीके से समझ पाओगे। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करें तो पहले मैं इस चार्ट के थ्रू आपको डिस्क्राइब करूंगा कुछ चीज़ें, और उसके बाद वन बाय वन पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में जाकर उन चीज़ों को इलेबोरेट करूंगा। तो मेरे साथ बने रहिएगा इस वीडियो के आखिर तक। गाइस देखो, यहाँ पर सबसे पहले अगर बात करी जाए तो पहला हमारा प्रिंसिपल होता है द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के अंदर कुछ फैक्ट्स क्लियर किए गए हैं, जैसे कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिपोर्टिंग। बीइंग एन अकाउंट ऑफिसर, आपकी जो रिपोर्ट होनी चाहिए, आपका जो ट्रेंड होना चाहिए काम करने का, वो रिपोर्टिंग के आधार पर होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि आप जो भी काम करोगे वो प्रॉपर रिपोर्ट उसकी तैयार होनी चाहिए, और प्रॉपर आपके जो भी सुपीरियर अथॉरिटीज होंगे और क्लाइंट्स होंगे उनको आपकी प्रॉपर रिपोर्टिंग जाती रहनी चाहिए। ये कंटिन्यूअस मैनर में चलते रहना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे बोलूं कि कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति है, उसने अपने पीएफ के लिए अप्लाई किया है। आपने उसको एक बार भी रिस्पॉन्स नहीं किया है, आपने ना ही अपने सीनियर्स को रिपोर्ट किया है, आपके पास एप्लीकेशन आ गई है। उसके बाद 20 दिन हो गए, 30 दिन हो गए, आपकी कोई भी रिपोर्टिंग नहीं जा रही है। तो अल्टीमेटली उधर क्लाइंट भी परेशान हो रहा है। क्लाइंट का जो डायरेक्ट प्रेशर है वो आपके सीनियर्स पर आ रहा है, जिसकी वजह से आपके सीनियर्स भी पैनिक सिचुएशन में आ रहे हैं, और क्लाइंट तो पैनिक सिचुएशन में है ही, क्योंकि आपकी रिपोर्टिंग नहीं हो पा रही है। सो रिपोर्टिंग इज हाउ मच नेसेसरी और मैंडेटरी यू कैन इमेजिन। नेक्स्ट थिंग है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। गाइस, जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैं, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग आपसे ये बोलता है कि आपको इन्हें क्वालिटेटिव मैनर में मानना होगा। मतलब आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। जितनी भी बातों को आप माने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के तौर पर, वो पुख्ता तौर पर हर चीज को माने। नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपके जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे उनको एलिमेंट बोला गया है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में, और आप उनका यूज ज्यादा से ज्यादा करें। देखिए, बीइंग एन अकाउंट ऑफिसर, आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि आप किसी भी काम पर थ्योरी दें। आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप फाइनेंशियल डेटाबेस पर बात करें। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग गाइडलाइंस। जाहिर सी बात है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के तहत आपको जितनी भी गाइडलाइन दी हुई है उन सभी को ऑपरेट करना, मतलब उन्हें मानना, और क्लाइंट से भी उन सारी चीजों के तहत ही काम करवाना, यही आपकी मेन ड्यूटी बनती है। अब देखिए एजम्पशंस क्या है। एजम्पशंस का मतलब, बीइंग एन अकाउंट ऑफिसर या एनफोर्समेंट ऑफिसर, आपसे क्या चीजें एक्सपेक्ट करी जाती हैं क्लाइंट के द्वारा। पहली चीज, मॉनिटरी यूनिट आपसे एक्सपेक्ट करी जाती है। अगर फ्रंट पर्सन का कोई भी इंश्योरेंस है या फिर कोई भी क्लेम है, तो उसमें आपकी तरफ से आपको वो मॉनिटरी यूनिट मानकर चलता है। लाइक उसमें सही चीज के लिए वो एडवाइस भी आपसे मांग सकता है, या फिर उसमें रिस्क के बारे में जानने के लिए आपकी तरफ से वो वार्निंग भी एज्यूम कर सकता है। कहने का मतलब अल्टीमेटली ये है कि अगर कहीं पर रिस्क है तो आपको मॉनिटरी यूनिट के टर्म्स के आधार पर उस पर्टिकुलर क्लाइंट को रिस्क के बारे में भी बताना होगा, और कहीं पर अगर प्रॉफिट है तो उसके भी बारे में आपको बताना होगा, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करें। नेक्स्ट है इकोनॉमिक एंटिटी। जो क्लाइंट होता है वो आपको एक तरीके से इकोनॉमिक एंटिटी मानकर चलता है। उसे हर तरीके के सवाल जवाब आपसे ही चाहिए होते हैं। और जब कोई भी क्लाइंट होता है, जब वो आपसे इंश्योरेंस कराता है, तो उस केस में जाहिर सी बात है कि उसने पैसा अपना आपके पास जमा किया हुआ है। तो वो एक तरीके से आपको ही इकोनॉमिक यूनिट मानकर चलेगा, आपके ऊपर वो रिलायबल हो जाता है, पूरी तरीके से रिलाइव करने लगता है, ट्रस्ट करने लगता है, जिसकी आपको गरिमा हमेशा बनाकर रखनी है। तीसरी चीज है टाइम पीरियड। गाइस, ये भी एजम्पशन के ही तहत आता है। टाइम पीरियड, जब भी कोई क्लाइंट होता है, इसको आप अपनी तरफ से ऐसे समझो कि अगर आपका पीएफ का पैसा मान लीजिए निकलना है, तो अगर आपको कमिट किया गया है 30 डेज, तो अब क्लाइंट आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि 30 डेज में उसका पीएफ क्या है, रिटर्न होगा। या फिर कोई भी अनदर इंश्योरेंस की अगर हम बात कर लें, एक्स वाई जी,
तो अल्टीमेटली आपको हमेशा टाइम पीरियड के हिसाब से ही चलना है। यहाँ पर टाइम का एक बहुत बड़ा रोल होता है गाइस इंश्योरेंस में। अगर आपको टाइम पर इंश्योरेंस नहीं मिलेगा तो उस इंश्योरेंस का कोई मतलब नहीं रह जाता फिर क्लाइंट के लिए। उसने जितना भी इन्वेस्ट किया था, अगर उसे विद इन अ टाइम नहीं मिला है उसका रिटर्न, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि पूरा इंश्योरेंस सेक्टर और पूरी अकाउंटिंग ही टाइम पीरियड पर चलती है। नेक्स्ट है गोइंग कंसर्न। आपको हमेशा कंसर्न रहना पड़ेगा, ये एज्यूम किया जाता है क्लाइंट की तरफ से। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि रिस्क है तो भी आपको बताना है क्लाइंट को, और अगर कोई भी प्रॉफिट थिंग है, प्रॉफिटेबल थिंग है या यूनिट है, तो उसके भी बारे में आपको हमेशा रिपोर्ट करनी है। अब देखिए मेनली प्रिंसिपल्स क्या होते हैं अकाउंट के। पहला है आपका रेवेन्यू रिकॉग्निशन। आपको हमेशा रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ये बोलते हैं कि किसी भी स्कीम का रेवेन्यू है या फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का रेवेन्यू है, तो वहां पर आपको रेवेन्यू रिकॉग्निशन आना चाहिए। रेवेन्यू का मतलब यहां पर यह है कि आपकी कंपनी कितने रुपए का व्यापार कर रही है, साथ में कितने रुपए की आय उसकी है और कितनी व्यय है। बात आ रही है समझ? तो रेवेन्यू एक अलग चीज हो जाती है और कोर प्रॉफिट एक अलग चीज हो जाता है। इन सारी चीजों का हिसाब किताब, दिस इज कॉल्ड रेवेन्यू रिकॉग्निशन। नेक्स्ट है मैचिंग। गाइस अकाउंटिंग का प्रिंसिपल ये बोलता है कि बीइंग एन अकाउंट ऑफिसर, आपकी जो मैचिंग है वो 100% एक्यूरेट होनी चाहिए। मैचिंग का मतलब यहां पर यह है कि फाइनेंशियल डेटा अगर 100% एक्यूरेट नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जितने भी होंगे उन सब में डिजिट वेरी करेगा, जो कि सही चीज नहीं है। और सबसे बड़ी बात फाइनेंशियल डिजिट्स में यह होता है कि अगर आपकी जो रिपोर्ट है वो 99% भी मैच कर रही है, अगर 1% भी वो मैच नहीं कर रही है, तो भी पूरी फाइनेंशियल रिपोर्ट आपकी खराब हो सकती है और पूरी फाइनेंशियल रिपोर्ट किसी भी काम की नहीं रह जाएगी। क्योंकि गाइस यहां पर दिस इज ऑल द गेम अबाउट डिजिट। ओके, सिर्फ और सिर्फ यहां पर डिजिट का ही गेम है। नेक्स्ट है फुल डिस्क्लोजर। बीइंग एन अकाउंट ऑफिसर या एनफोर्समेंट ऑफिसर, आपसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के थ्रू ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि हर चीज आप डाइवल्ज करें, कुछ भी चीज आप छिपा कर मत रखें, कभी भी क्लाइंट से, ना ही अपनी पेरेंट अथॉरिटी से। हर चीज आपको डिस्क्लोज करके रखनी है। गाइस आप लोगों ने सुना ही होगा, जनरल टर्म में भी हम लोग बोलते हैं नॉर्मली कि पैसे का जो भी मुद्दा रहता है वो जितना ट्रांसपेरेंट रहे उतना अच्छा है। तो आप चीजों को जितना यहाँ पर डिस्क्लोज करके रखोगे वो उतनी ही ट्रांसपेरेंट रहेंगी। तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप चीजों को डिस्क्लोज करके रखें हमेशा, क्योंकि फाइनेंशियल मैटर कभी भी क्लोज करके नहीं रखा जाता। नेक्स्ट है कॉस्ट। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के तहत ये जो कॉस्ट टर्म रखा गया है, ये इस बात को डिनोट करता है कि बीइंग एन अकाउंट ऑफिसर, आपको हर एक स्कीम की कॉस्ट पर्टिकुलर पता होनी चाहिए। या फिर आप ऐसे मान लीजिए कि किसी पर्टिकुलर कुलर क्लाइंट को आप इंश्योरेंस दे रहे हो, तो उस केस में अगर उसकी एज कम है, जाहिर सी बात है, तो आप उसको उसके इंश्योरेंस कॉस्ट क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर उसकी एज ज्यादा है तो जाहिर सी बात है उसको बीमारी लगने का भी डर है। अब उसको बीमारियां घेर सकती है अगर उसकी उम्र 40 या 50 साल के ऊपर की है, तो फिर उसकी इंश्योरेंस कॉस्ट क्या होगी, कम होगी। तो ये जो कॉस्ट एनालिसिस है ये भी आपको बहुत ही बेहतर तरीके से आना चाहिए। दिस इज रियली मीन टू अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इसके बाद कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं अकाउंटिंग में। कंस्ट्रेंट्स का मतलब ये है कि अकाउंटिंग में क्या चीजें नहीं होनी चाहिए। पहली चीज है मेटेरियलिटी। मेटेरियलिटी का यहां पर मतलब ये है कि आपको कभी भी केयरलेस होकर काम यहां पर नहीं करना है, जिसको हिंदी में हम लोग लापरवाही बोलते हैं। लापरवाही अगर आप जरा सी भी कर गए यहां पर, मेटेरियलिटी अगर आप जरा सा भी इसका साथ दे गए, तो आपकी पूरी अकाउंटिंग रिपोर्ट गड़बड़ा सकती है और आपका पूरा केस खराब हो सकता है। यहाँ पर लापरवाही के तौर पर इन बातों को डिस्क्राइब किया गया है, जैसे कि अगर आप किसी क्लाइंट के टच में हैं तो उसको प्रॉपर रिस्पॉन्स करना। क्लाइंट अगर आपसे कुछ पूछ रहा है तो उसका प्रॉपर रिस्पॉन्स करना। अगर आपने प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं किया तो कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट मिसगाइड हो जाता है। दूसरी चीज, अगर आप प्रॉपर रिप्लाई नहीं कर रहे हो तो उसमें दो केस बनते हैं। पहला तो ये कि क्लाइंट दूसरी कंपनी में जा सकता है, जो कि आपका पूरा केस ही चला जाएगा कंपनी से। दूसरा यहाँ पर केस ये बन जाता है कि जब आप प्रॉपर रिप्लाई नहीं करते हो क्लाइंट को, तो उस केस में क्लाइंट मिसगाइड होने की वजह से उसे केस की एक्चुअल कॉस्ट नहीं पता लग पाती, और वो जो एक्सपेक्टेशन लेकर चल रहा है वो एक्सपेक्टेशंस तो उसकी पूरी होनी नहीं है, क्योंकि आपने केयरलेसली उस केस को डील किया है। तो लापरवाही से यहाँ पर हमेशा बचना है। नेक्स्ट चीज है यहाँ पर कंजर्वेटिव्स। इसको हिंदी में बोलते हैं रूढ़िवादी। आपको रूढ़िवादी कभी भी नहीं होना है।
मतलब लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन कभी भी नहीं करना है केसेस को सॉर्ट आउट करते टाइम। गाइस देखो, बीइंग एन अकाउंट ऑफिसर आपका जो मेन काम होता है वो ये होता है कि यहाँ पर केसेस को सेटलमेंट करना आपका मेन काम होगा। अगर कोई हिंदू है या मुस्लिम है, आप हिंदू मुस्लिम को देखकर अगर अकाउंट सेटलमेंट कर रहे हो, ठीक है। मुस्लिम है तो आपने बेहतर पैसे दे दिए, हिंदू है तो आपने रिटर्न अच्छा नहीं दिया, या फिर हिंदू को अच्छा रिटर्न दे दिया, मुस्लिम को रिटर्न प्रॉपर नहीं दिया। इस तरीके की चीजें यहाँ पर आपसे एक्सपेक्ट नहीं करी जाती हैं। आपको हर एक केस को प्रॉपरली ऑब्जर्व करना है और 100% ऑनेस्टली उसे ऑब्जर्व करना है और उसी तरीके का आपको रिटर्न पास करना है। इंटरनेशनल लेवल्स पर आपके सारे पैरामीटर्स होने चाहिए। नेक्स्ट है समरी ऑफ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। देखो गाइस, जब भी अकाउंटिंग की बात आती है तो हमेशा इस बात को माना जाता है कि यहां पर कोई भी रिपोर्ट समराइज्ड फॉर्म में नहीं बनती है। आप किसी भी रिपोर्ट को समराइज्ड फॉर्म में बनाने की कोशिश ना करें, मतलब शॉर्टकट लेने की कोशिश ना करें। आप ये मत सोचें कि कोई भी क्लाइंट है और किसी भी क्लाइंट का जो लेन देन है वो लेन देन मान लीजिए 1000 एंट्रीज का है, 1000 एंट्रीज का, और आपको लग रहा है कि 1000 एंट्रीज करना तो बहुत बड़ा काम है, मैं इसको 100 एंट्री में ही निपटा देता हूं और फाइनल रिपोर्ट जो होगी वो करेक्ट डिजिट डाल दूंगा। तो ऐसा काम नहीं चलने वाला। अगर आप 1000 एंट्रीज को 100 एंट्रीज में डिस्क्राइब कर रहे हो, भले ही आपका लास्ट डिजिट सही हो, लेकिन उसके बाद भी जो क्लाइंट है, क्लाइंट जब ये इस रिपोर्ट को पढ़ेगा तो क्लाइंट को इसमें कुछ भी नहीं समझ आने वाला कि ये पर्टिकुलर फिगर कहां से आया। ये फिगर सही हो सकता है लेकिन ये रिपोर्ट इस फिगर को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। ओके, सो नाउ वी कैन से दैट कि यहां पर समराइज्ड वर्क पूरे तरीके से फेवरेबल नहीं होता है। आपको वर्क को समराइज करने से बचना चाहिए। हर चीज को आपको प्रॉपरली और फैक्ट बेसिस पर एलैबोरेट करनी हो। नेक्स्ट है स्टेटमेंट प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस। यहां पर आपसे कुछ चीजें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के तहत ये एक्सपेक्ट करी जाती है कि आपकी जो बैलेंस शीट होनी चाहिए वो पूरी तरीके से क्लासिफाइड होनी चाहिए। बैलेंस शीट आपकी हर एक पैरामीटर पर डिस्क्राइब होनी चाहिए। कितना डेबिट हो रहा है, कितना क्रेडिट हो रहा है, किस डेट को हो रहा है, प्लस माइनस, ये सारी चीजें आपकी बैलेंस शीट में डिस्क्राइब होनी चाहिए। नेक्स्ट है क्लासिफाइड इनकम स्टेटमेंट। कोई भी क्लाइंट है या फिर किसी भी केस की पर्टिकुलर बात करी जाए तो वहां पर जो उसके इनकम स्टेटमेंट होंगे उनको भी इसी तरीके से आपको प्रॉपरली क्लासिफाइड रखना है। कोई भी व्यक्ति अगर साल में 20 लाख रुपए कमा रहा है मान लीजिए, आपने उसकी इनकम स्टेटमेंट में 15 लाख रुपए दिखा रखे हैं, लेकिन जो उसका अकाउंट है वो बोल रहा है कि वो 20 लाख रुपए कमाता है। तो इस केस में यहां पर यही कहने का मतलब है कि इनकम स्टेटमेंट जो उसका है वो पूरे तरीके से क्लासिफाइड होना चाहिए। आपको यह एश्योर कर लेना चाहिए केस से पहले कि उस पर्टिकुलर क्लाइंट ने अपनी सही रिपोर्ट दी भी है या नहीं दी है। अगर वो सही रिपोर्ट नहीं है तो 20 लाख का जो रिटर्न है उसका, वो 20 लाख अगर रिटर्न है तो हर एक की एंट्री आपके पास होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 20 लाख का रिटर्न दिखा रहा है अकाउंट और क्लाइंट ने केवल 15 लाख की ही एंट्री दिखाई है अपने टैक्स को बचाने के लिए और आपने भी उस चीज को इग्नोर कर दिया। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। आपको हर तरीके की इनकम स्टेटमेंट को क्लासिफाइड करना आना चाहिए। नेक्स्ट है एनालाइजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमेशा किसी भी क्लाइंट के दिए हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आपको बहुत ही प्रॉपरली एनालाइज करना चाहिए। एक एक डिटेल को आपको बारीकी से यहाँ पर पढ़ना आना चाहिए। नेक्स्ट है एन इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव। किसी भी केस को सेटल करते टाइम या फिर किसी भी क्लाइंट को यहाँ पर एंटरटेन करते टाइम आपका एक ही पर्सपेक्टिव होना चाहिए। वो पर्सनल नहीं, वो इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव होना चाहिए। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं आपके ईपीएफओ के तहत, आपको उन्हीं के आधार पर चलना होगा। हर एक क्लाइंट आपके लिए बराबर है, हर एक सिचुएशन आपके लिए अलग तरीके की है और हर एक सिचुएशंस में रूल्स एंड रेगुलेशंस उनके लिए बनाए गए हैं। तो उस सिचुएशन के हिसाब से जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जेन्युइन है आपको उन्हीं को फॉलो करना है। आपको यहाँ पर अपनी विल के हिसाब से काम नहीं करना है। सो गाइस, ये कुछ ऐसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं जो कि आपको बीइंग एन एनफोर्समेंट ऑफिसर या फिर अकाउंटिंग ऑफिसर फॉलो करने होते हैं। अब यहाँ पर जनरली अगर बात करी जाए तो इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं गैप। क्या बोलते हैं? गैप। गैप का मतलब क्या होता है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो ये 10 प्रिंसिपल्स यहाँ पर मैं आपको समझाने वाला हूँ। इनको जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। जो मेन थिंग थी वो मैं आपको यहाँ पर समझा ही चुका हूँ। पहला है प्रिंसिपल ऑफ रेगुलरिटी। गाइज यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा, जब आप बीइंग एन अकाउंट ऑफिसर, आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप
जिन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं, वो आपसे पहला ही प्रिंसिपल गैप का ये बोलता है कि आप में रेगुलरिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप रूल्स को आज फॉलो कर रहे हो, कल नहीं फॉलो कर रहे हो। नहीं, आपको जब तक उस पोस्ट पर सर्व करना है तब तक आप रेगुलरली उसे फॉलो करोगे। इसकी ना ही कोई डेट है, ना ही टाइम है, ना ही लिमिट है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी। अकाउंट commit to applying the same standard throughout the reporting process to prevent error and discrepancies। आपसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के तहत ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप हर एक आने वाले अपने केस में सेम स्टैंडर्ड फॉलो करोगे, एक ही तरीके के मानक फॉलो करोगे। जो आपके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत ही आप सारे केसेस को डील करोगे। Accountants are expected to fully disclose and explain the reasons behind any change and update standard in the footnotes to the financial statement। जो अकाउंटेंट्स होते हैं, इनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर उनका कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेंज हो रहा है तो उसके पीछे एक वेरियस रीजन होना चाहिए और उस रीजन का एक्सप्लेनेशन जरूर होना चाहिए रिपोर्ट के अंदर, और साथ में हर चीज डिस्क्लोज होनी चाहिए। Next, a principle of sincerity. The accountant strives to provide an accurate and impartial डिपिक्शन ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल सिचुएशन। जो अकाउंटेंट होता है उससे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो सिंसियरली अपनी रिपोर्ट को सबमिट करेगा और सिंसियरली कंपनी के फाइनेंशियल सिचुएशन को समझेगा, और इसी सिंसियरिटी के तहत ये इसकी ड्यूटी बनती है कि जो भी रिपोर्ट वो प्रोवाइड करे वो हमेशा एक्यूरेट होनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अकाउंटिंग में अगर 99% भी आपकी रिपोर्ट एक्यूरेट है, दैट मीन्स कि आपकी रिपोर्ट पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि यहां पर 99% का कोई मैटर नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ 100% पर ही बात होती है। आपकी रिपोर्ट 100% सही होगी तभी सारे डिजिट मैच करेंगे, अदरवाइज मैच नहीं करेंगे। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ परमानेंस ऑफ मेथड। द प्रोसीजर्स यूज टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग शुड बी कंसिस्टेंट। आपसे कह रहा है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है वो प्रॉपरली कंसिस्टेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने जनवरी, फरवरी और मार्च की रिपोर्ट अगर आपसे एक एक तारीख को हर महीने की मांगी जाती है तो आपने जनवरी, फरवरी और मार्च की रिपोर्ट दे दी। मार्च में अगर क्लोजिंग टाइम है तो अप्रैल की रिपोर्ट आपने लेट कर दी। गाइस, अकाउंटिंग में जरा सा भी इस तरीके का बिहेवियर आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता, क्योंकि यहां पर पूरी कंपनी की बात है और कंपनी किस पर चल रही है? इकोनॉमिक पर चल रही है, पैसे पर चल रही है। तो जब भी मनी के टर्म में बात आती है वहां पर कोई भी रियायत आपको नहीं दी जा सकती है। आपकी जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है वो कंसिस्टेंट और प्रॉपर होनी चाहिए। Next, a principle of non-compensation. Both negative and positive should be reported with full transparency and without the expectation of debt compensation। आपसे ये कह रहा है कि अकाउंटिंग ऑफिसर के तौर पर आपसे ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो भी पॉजिटिव थिंग्स हो रिपोर्ट में और जो भी नेगेटिव थिंग्स हो, आपको दोनों को डाइवर्ज करना है, वो दोनों आपको मेंशन करनी है रिपोर्ट के अंदर में। ऐसा नहीं है कि जो पॉजिटिव थिंग है वो आपने मेंशन कर दी, जो नेगेटिव है वो आपने छुपा ली। ऐसा आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि आज अगर आप अपनी रिपोर्ट में नेगेटिव थिंग्स छुपाओगे वो कहीं ना कहीं आपकी कंपनी के अकाउंट्स पर इफेक्ट करेगी और कल को इसकी वजह से कंपनी भी बंद हो सकती है, सिर्फ आपकी एक गलती की वजह से, क्योंकि आपने नेगेटिव टर्म को छुपाया था। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है ट्रांसपेरेंसी का यहाँ पर, और नेगेटिव और पॉजिटिव बोथ साइडेड को आपको डाइवर्ज करना है अपनी रिपोर्ट। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस। इसका मेन मतलब है emphasizing fact basis financial data representation that is not clouded by speculation। इसका मतलब यह है कि जब भी आप रिपोर्ट बनाओगे अकाउंट ऑफिसर के तौर पर, आपकी जो रिपोर्ट है ये हमेशा फाइनेंशियल डेटा फैक्ट्स बेसिस पर होनी चाहिए। मतलब कहने का इन शॉर्ट ये है कि आपकी जो रिपोर्ट है उसमें कोई भी डेटा इस तरीके का नहीं होना चाहिए कि मान लीजिए एक अमाउंट था 10,986 रुपए, आपने इसको 10,900 लिख दिया अपनी रिपोर्ट में, ये रॉन्ग है पूरे तरीके से। या फिर आपने इसको 10,985 लिख दिया, या आपने इसको 10,950 लिख दिया राउंड फिगर के लेने के चक्कर में, लेकिन आप 10,986 इसको नहीं लिख रहे हो। तो ये पूरे तरीके से आपकी रिपोर्ट को गलत कर देगा। आपको हमेशा फाइनेंशियल डेटा फैक्ट्स बेसिस पर ही रखना है। एक एक इक्वेशन का आपको ध्यान रखना है, पॉइंट की भी डिजिट को आपको हमेशा लेकर चलना है। यहां पर हर एक पॉइंट की डिजिट ही मैटर करती है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी।
While valuing assets, it should be assumed that business will continue to operate. देखो, जब भी आप एनफोर्समेंट ऑफिसर या अकाउंट ऑफिसर के तौर पर जब भी आप किसी को इंश्योरेंस देते हो, तो उस केस में जो एसेट होती है क्लाइंट की, उसका वैल्यूएशन करते टाइम आपको इस बात को ध्यान रखना है कि उसका बिजनेस जिस तरीके से आज रन कर रहा है वैसे ही आगे भी करता रहेगा। देखिए, कई बार गलती क्या करते हैं जो अकाउंट ऑफिसर होते हैं, वो ये गलती कर देते हैं कि सपोज ए है, ए को इंश्योरेंस चाहिए, ठीक है, और ये बी है, ये ऑफिसर है, अकाउंट ऑफिसर। अब इसको इसकी एसेट को एवेल्युएट करना है ए की। ए आज की डेट में 10,000 रुपया कमा रहा है, तो ये जो बी है, ये कल को ये ना एज्यूम कर ले कि कल को इसका बिजनेस बंद हो गया तो ये 10,000 रुपए कहां से कमाएगा, ये 10,000 रुपए नहीं कमा पाएगा तो हमारी इंस्टॉलमेंट भी नहीं दे पाएगा। ऐसा आपको एज्यूम करके नहीं चलना है, क्योंकि कल ना आपने देखा है ना उसने देखा है। आपको वही एज्यूम करके चलना है जो कि आज की डेट में कंडीशन है। अगर वो आज 10,000 रुपए कमा रहा है तो आपको यही एज्यूम करके चलना होगा कि कल भी वो कम से कम 10,000 रुपए कमाता रहेगा। भले ही उसकी इनकम बढ़े, लेकिन आपको ये एज्यूम करके चलना है कि वो 10,000 रुपए कमाता रहेगा। दिस इज द मेन मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। ओके, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ पीरियोडिसिटी। एंट्री शुड बी described across the appropriate periods of time. For example, revenue should be reported in its relevant accounting period. Being an account officer, आपसे ये एक्सपेक्टेशन करी जाती है कि आप अपने क्लाइंट को हर टाइम पर रिपोर्ट करते रहे और उसको पीरियडली आप हमेशा उसे इस बात के लिए अवगत कराते रहे कि रेवेन्यू के रिटर्न के लिए या फिर जीएसटी फाइल करने जैसी चीजों के लिए जो टाइम लाइन दी गई है उस टाइम के अंदर ही आप उसे रिपोर्ट करें। अकाउंटिंग पीरियड हमेशा एक रेलेवेंट फीचर होता है मेन अकाउंटिंग प्रोसेस का। गाइस, इसका मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे कि जीएसटी फाइल करने के लिए इस बार आपको 31 जुलाई तक का पहले टाइम दिया गया था, ठीक है। तो 31 जुलाई के अंदर ही जिन लोगों ने अपना जीएसटी फाइल कर दिया था वो तो ठीक थे, लेकिन 31 जुलाई के बाद जिन लोगों ने फाइल किया उनको 500 रुपए एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़े थे फाइन के तौर पर। सो इसका मेन मतलब यही है, ठीक है। तो आपको जितने भी अपने रिटर्न करने हैं वो आपको टाइमली करने हैं, ध्यान रखिएगा। पीरियोडिसिटी का यहाँ पर बहुत बड़ा मतलब है। नेक्स्ट है, और सबसे बड़ी चीज यहाँ पर फाइन का भी मतलब नहीं है, यहाँ पर आपके अकाउंट की जो गुडविल होती है वो भी घट जाती है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मेटेरियलिटी एंड गुड फेथ। आपसे कह रहा है अकाउंटेंट्स मस्ट स्ट्राइव फॉर फुल डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल रिपोर्ट। जो अकाउंटेंट है उससे एक्सपेक्ट किया जाता है, क्योंकि उसके ऊपर हर कोई फेथ करता है फाइनेंशियल आधार पर, इस वजह से उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसकी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है वो पूरे तरीके से सिचुएशन को डिस्क्लोज करती हो, कुछ भी चीज उससे छिपाई नहीं जा रही है उसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट में। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। एट लास्ट, इस चीज का मतलब क्या है, ये आखिरी आपका प्रिंसिपल है। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन फ्रेज। ये लैटिन फ्रेज एक वर्ड है जिससे लिया गया है अटमोस्ट गुड फेथ, जिसको बोलते हैं यूबरैम फिडी, यूज्ड विद इन द इंश्योरेंस इंडस्ट्री। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में इसका जनरली यूज किया जाता है अटमोस्ट गुड फेथ का। इट प्रपोजेस दैट पार्टीज रिमेन ऑनेस्ट इन ऑल ट्रांजैक्शन। यहां पर कहने का मतलब यह है कि जिस तरीके से पार्टी आपके ऊपर फेथ रख रही है उसी तरीके से आपको भी पार्टी के ऊपर फेथ रखना होगा कि पार्टी जितने भी अपने ट्रांजैक्शन है उनको प्रॉपरली होल्ड करे, जितनी भी उसकी इंस्टॉलमेंट है उनको प्रॉपरली भरती रहे, जो भी इंश्योरेंस रिलेटेड एंट्रीज हैं या टाइम बाउंडेशन है उनके अंदर ही पार्टीज अपनी सारी एंट्रीज को फुलफिल करती रहे। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब यह है कि जिस तरीके से क्लाइंट आपके ऊपर गुड फेथ रख रहा है यहाँ पर मैटेरियलिटी में, उसी तरीके से अटमोस्ट गुड फेथ में आपको भी क्लाइंट के ऊपर फेथ रखना होगा। तो उम्मीद करता हूं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आपको क्लियर हो गए होंगे। मुझे पता है यहाँ पर फैक्ट्स बेसिस पर बात नहीं करी जाती है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पे, ये कंप्लीटली एक थ्योरी है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो पूरे तरीके से थ्योरेटिकली ही क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर इस तरीके से बन सकते हैं कि आपको 4 कंडीशन दे देगा और क्वेश्चन लाइक आपसे पूछ देगा कि एक आपको सिचुएशन दे देगा कि इस सिचुएशन में अगर आप क्लाइंट से मिल रहे हो और रिस्क ज्यादा है तो आप क्या करोगे। आप उसे थोड़े टाइम के लिए आगे की टाइम लिमिट दे दोगे, या फिर आप उसे पूरे तरीके से ट्रांसपेरेंट रिपोर्ट दोगे, डिस्क्लोज करके रिपोर्ट दोगे, या फिर उसे आप
थोड़ा सा रिस्क कम बताओगे, प्रॉफिट ज्यादा बताओगे, ताकि वो आपकी कंपनी छोड़े ना, आपका इंश्योरेंस ना छोड़े, या फिर आप उसे कुछ एक्स्ट्रा गिफ्ट दे दोगे। ओके, सो इस तरीके के ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे वहां पर, जो कि कंप्लीटली थ्योरेटिकल बेसिस ही होंगे। अब आपको यहाँ पर रिकॉग्नाइज करना होगा कि किस तरीके से कौन सा जो फ्रेज है या फिर कौन सा स्टेटमेंट है वो आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।